व्यूअर्स, कुछ सुनेंगे? मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के टेक्स्ट बुक में एक पोएम थी। रिचर्ड कोरी टाइटल था उसका। रिचर्ड कोरी एक बहुत अमीर आदमी जो बाकी घरों की तुलना में एक ऊंची मकान में रहता था। रोज़ सुबह उठ के अपनी ऊंचे मकान की सीढ़ियाँ उतर के नीचे आता, अपनी बड़ी सी लंबी गाड़ी में बैठता और कहीं तो निकल जाता। ये जब होते रहता था तो उसके आजू बाजू में रहने वाले लोग, पेवमेंट पे रहने वाले लोग, छोटे घरों में रहने वाले लोग उत्सुकतावश अपना सब काम छोड़ के उसको निहारते रहते। कहीं ना कहीं मन में ईर्ष्या भी होती थी कि कोई कितना सुखी कैसे हो सकता है। ये जो पेवमेंट पे रहने वाले लोग हैं, जो छोटे घरों में रह रहे थे, उनके लिए अमीर होना सुख था। फिर शाम को रिचर्ड कोरी वापस आता अपनी बड़ी सी में, गाड़ी से उतर के फिर सीढ़ियाँ चढ़ के अपनी ऊंचे मकान में पहुंच जाता। एक दिन रोज़मर्रा की तरह रिचर्ड कोरी अपने काम से वापस आया, गाड़ी से उतरा, सीढ़ियाँ चढ़ के अपने ऊंचे मकान में गया। लोग उसे ताक ही रहे थे, ताड़ रहे थे और अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज़ आई। घबरा गए सब और थोड़ी देर बाद खबर आई रिचर्ड कोरी ने आत्महत्या कर ली। ही कमिटेड सुसाइड। वाई? उसके जीवन में क्या कमी थी? लोग आज तक उस कमी को ढूंढ रहे हैं। जो इतना अमीर था, जिसका इतना बड़ा मकान था, जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ी थी, क्या कमी थी उसके जीवन में? इस कविता का सार क्या है? मोरल ऑफ द कहानी, पोएम, हमने किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाज उसके बाह्य दर्शन से नहीं करना चाहिए। आज हमको जो व्यक्ति जिस रूप में दिख रहा है, पता नहीं इसके अंदर क्या है, इसका ओरिजिनल स्वभाव कैसे है। और ये बात उस वक्त से, उस उम्र से मेरे मन मस्तिष्क पर इस तरह से बस गई थी कि किसी भी व्यक्ति से मिलते वक्त ये कहानी, ये पोएम मुझे हमेशा याद आती कि उसके व्यक्तित्व का अंदाज उसके बाह्य दर्शन से नहीं करना है। और जब मैं लोगों के साथ काम करने लगी, मुझे एक और सबक मिला। जिस व्यक्तित्व का मैं, अगर ये उजागर मेरे सामने हो गया, ये व्यक्ति ऐसा है, पर ये हमेशा याद रखना है कि ये व्यक्ति जो मुझे अभी दिख रहा है, इसकी फ्लिप साइड ज़रूर है। जो आज मेरे सामने मुझे दिख रहा है फेयर, जो बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि इसकी दूसरी साइड भी होगी। हम इसे काला नहीं कहेंगे, ग्रे नहीं कहेंगे, फेयर, लेस फेयर। और हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं, मेरे जीवन में भी आए थे, आते रहते हैं। दीना के हस्बैंड की कहानी आपको बता रही हूँ। दीना हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आती थी, रेडिएशन की ट्रीटमेंट उसकी चलती थी। बड़ी बदकिस्मत हमारे टर्म में या किसी के भी टर्म में, सभी के नज़र में 32 साल की थी। तब ये दीना का हस्बैंड 35-36 साल का था। इसके 4 बच्चे थे। जब इसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, इसका छोटा बेटा 1.5 साल का था। असल में दीना नाम उसका नहीं था, उसका नाम जो भी था, पर उसके हस्बैंड के नाम के साथ दीना नाम सूट होता है, इसलिए मैंने उसका नाम दीना रखा था। अब उसका हस्बैंड, उसके साथ बाकी जो को पेशेंट्स थे, वो सभी उसको दीना बोलने लगे थे। बहुत नाराज़ थी ज़िंदगी से। आती थी ट्रीटमेंट के लिए, पर किसी से मिलती नहीं थी। मेरे पास आके मेरे बाजू के चेयर में बैठ जाती थी। उस दरमियान मैं पेशेंट से कुछ गेम्स कराती थी, कॉम्पिटिशन्स कराती थी। तो दीना का हस्बैंड एक दिन मेरे पास आया और दीदी जी, आप जो भी गेम कराएंगे ना, इसका गिफ्ट मैं दूंगा, खुद होके बोला। मैंने हाँ बोल दिया।
उसकी बातों में इतनी अदब थी, इतना तहज़ीब वाला लड़का था वो, हम सबको बहुत पसंद आता। बाकी के जो पेशेंट्स थे सभी को हमेशा बात करेगा तो जी मतलब दीदी जी, श्वेता जी, शिल्पा जी, खुद के बीवी को भी बोलता था, चलिए दीना जी आपका नंबर आ गया। तो ये सबको बहुत अच्छा लगता था, सबको बहुत पसंद आता था। पर दीना हमेशा नाराज़ रहती थी। जैसे मैंने पहले बोला, वो ज़िंदगी से नाराज़ थी, और क्यों ना हो, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बीमारी, 4-4 बच्चे, 25 फ्रैक्शंस थे, करीब-करीब सवा महीना वो हम लोगों के साथ उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। इस दरमियान दीना तो ख़ैर मेरे साथ थी ही, पर दीना जी के पति जी ने सबसे बहुत पॉपुलैरिटी पा ली थी, और फिर बाय-बाय करके वो चली गई। मैंने उसको बोला था, देखो अब लौट के नहीं आना, अपना ध्यान रखो, पर ऐसा नहीं हुआ। 11 महीने बाद एक दिन दोनों हस्बैंड वाइफ मुझे फिर से हॉस्पिटल में दिखे। कैसी हो दीना? दीदी आप बात मत करिए मुझसे। मैंने बोला क्या हो गया बेटा? आपको सब पता रहता है ना दीदी? क्या? आप सबको बहलाते रहती, बहकाते रहते, आपको तो पता है इसमें से कोई बचने वाला नहीं है, सब मरने वाले हैं। बड़ा रोष था, बड़ा दुख था उसकी बातों में। दीना का पति भी, दीना का हस्बैंड भी थोड़ा सा नाराज़ था। रिकरेंस, जो हमारी दुनिया में बहुत ही आम बात है, उसकी ट्रीटमेंट फिर से शुरू हुई। दीना ने जो नाराज़गी व्यक्त की थी, दीना का पति मेरे पास आके, दीदी जी माफ़ कर दीजिए, वो अभी, मैं बोली हाँ इसमें माफ़ी की क्या बात है, वो दिख ही रहा है वो परेशान है। और इस बार उसके 10 फ्रैक्शन थे, वो जल्दी चली गई। मैं तब भी बोलना चाह रही थी कि दीना अब अच्छे से रहो, पर ऐसा नहीं हुआ। 1.5 साल बाद हस्बैंड वाइफ दोनों फिर हॉस्पिटल आए। इस बार दीना चल के नहीं आई थी, दीना व्हीलचेयर पे आई थी। ब्रेन मेट्स, और जो हम लोग कहते कि सहसा ये अंतिम स्टेज है, पर इस दरमियान उसके हस्बैंड का एक बहुत अच्छा रूप हम सब ने देखा। वो व्हीलचेयर पे आती, दीना का हस्बैंड उसको ऐसे गोदी में उठाता, रेडिएशन ट्रीटमेंट दिला के लाता, फिर उसको प्यार से व्हीलचेयर पे बिठा के, जैसे हम लोग छोटे बच्चे को संभालते हैं उस तरह से। इतना अपनापन था, इतनी केयर थी। पर जो होना था वो कब हुआ मुझे पता नहीं। मेरे ख्याल से दीना की स्टोरी यहीं ख़त्म हो गई। दुख हुआ था कि एक अच्छी लड़की, अब बच्चों का क्या होगा। कई बार जब मैं याद करती थी कि अब उसके बच्चों का क्या होता होगा, एक आध बार याद आती थी। अभी रिसेंट पास्ट, पिछले विंटर में एक दिन मुझे हॉस्पिटल में देर हो गई। एक तो दिन छोटा होता है, शाम जल्दी हो जाती। मैं बाहर आई, सारी गाड़ियाँ, मतलब पार्किंग खाली हो गया था, पार्किंग एरिया खाली हो गया था, सिर्फ मेरी गाड़ी थी। मेरी गाड़ी पर, गाड़ी के पास 2 व्यक्ति खड़े थे जो मुझको समझ में नहीं आ रहा था दूर से कौन है। मेरे गाड़ी के बोनेट पर फाइलें फैला के खड़े थे, जो मुझे दूर से देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने गार्ड को पूछा, ये सब क्या ध्यान नहीं है भैया तुम्हारा? थोड़ी सी उत्सुकता और थोड़ी सी नाराज़गी के साथ मैं अपनी गाड़ी तक पहुंची। तो वो जाना पहचाना कुछ चेहरा लग रहा था, पर मैं पहचान नहीं पाई कौन है। पर जब उसने बोला दीदी जी गुड इवनिंग, ओह माय गॉड, दीना जी का पति। मैंने बोला कैसे हो भैया? मेरे तो समझ में आ रहा था कि जो जिस तरह से वो अस्त व्यस्त दिख रहा था, थोड़ा सा मोटा हो गया था, बाल बिखरे हुए थे, वो वाली चीज़ उसमें नहीं थी। कैसी है दीना? एक फॉर्मेलिटी वश मैंने उससे पूछा। उसने तुरंत अपने जेब में से मोबाइल निकाला और बोले दीदी ये मैं उसको मदीना लेके गया था। ओके। और हर जगह जहाँ जहाँ वो उसको लेके गया, मदीना लेके गया, और जो भी बाकी प्लेसेस होते मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, और हर जगह वो व्हील चेयर में उसको पूरा घुमा के लाया। उस पर बड़ा प्यार आ रहा था उस वक्त,
और कहीं ना कहीं दया भी। मैंने बोला भाई अब तुम कैसे हो, बच्चे कैसे हैं? दीदी मैं इसीलिए आया था, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप एक जन से मिल लीजिए। किससे मिलूँ? दीदी यहाँ नहीं, आपने बोला था ना कि आप उधर रहती है, हम लोग सब आपके यहाँ आ जाते। सब कौन कौन? ये जो है ये मेरे साड़ू भाई है, और उसने हाथ से एक दिशा की तरफ ऐसे इशारा किया। बोली इन लोग कौन है? ये दीना जी की अम्मी हैं, ये मेरे बच्चे हैं, 4 बच्चे, और उसमें और एक 5वीं बड़ी बच्ची दिख रही थी। मैंने पूछा ये कौन है? ये वो बच्चों के संभालने के लिए आया। नहीं वो अभी देखिए दीदी जी मैंने शादी बना ली। हाँ ओके, इट्स योर पर्सनल मैटर। वो ध्यान रखेगी ना बच्चों का अच्छे अच्छे से। हाँ हाँ, मैंने वो सब इंतज़ाम कर दिया है। शादी से पहले मैंने बोला था कि इसका ऑपरेशन करा देंगे। किस बात का? नहीं अब देखिए मेरे पहले से 4 बच्चे हैं, अब इसका और बच्चा होता तो तुमने उसका फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कराया? और क्या करता दीदी, ये हमें कितने संभालता, और इसको तो मैंने बस बच्चों को संभालने के लिए लाया है। मेरे पास उस वक्त कोई शब्द नहीं थे। पिछले 4 साल से मैं इसको कितना प्यार कर रही थी, इसको कितना रिस्पेक्ट कर रही थी, और मेरी नज़र में ये एक उम्दा व्यक्तित्व का धनी जो औरतों को बहुत इज्जत करता है, ये ऐसे कैसे कर पाया? एक कुंवारी लड़के का? मैंने बोला कहाँ करा है भैया, एक कुंवारी लड़के का ऑपरेशन कौन करेगा, फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन? अरे दीदी वो पैसा फेंको सब मिल जाते। कैसे नादानी भरी बातें कर रहा था, कितना घमंड था इसको पैसों का। और वो जो मैंने 4 साल से इसको एक्सपीरियंस किया था, ये औरतों की बहुत इज्जत करता है, दीना को बहुत प्यार करता था। खैर दीना नहीं रही, ये बहुत बुरा हुआ, पर वो जो लड़की शादी करके ही तो लाया ना, इसकी बीवी ही बनेगी ना। क्या कहे इसको, नादानी, बेहूदगी, इंसानों की परिभाषा में क्या कहेंगे इसे? मैंने कहा था कि फेयर एंड लेस फेयर। आप बताइए दीना का पति लेस फेयर है, ग्रे या डार्क? आप डिसाइड कर लीजिए। थैंक यू।